ठीक है मिस। बैठिए। थैंक यू सर। आपका साक्षात्कार का माध्यम हिंदी है ना? जी सर। तो इस कोड के साथ अपना परिचय बोर्ड को दें। अपनी नाम मत बताइए और जिस जिले से हैं उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको छुपाते हुए और इस कोड के साथ अपना परिचय दें। सर मेरा कोड नंबर 302 है और मैंने इतिहास ऑप्शनल विषय से हिंदी माध्यम से अपनी परीक्षा दी है। और कुछ बताना चाहेंगे? कोई बात नहीं। तो इतिहास से आपने पीजी भी किया है जी। तो इसको क्यों नहीं बताया आपने? आपको लगता है छोटी बात है या अच्छी बात है या छोटी बात है? सॉरी सर। ओके। क्या सीखा आपने इतिहास पढ़कर? मतलब मैं दो चीजों में चाहूंगा, चूंकि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं और प्रशासिका बनना चाहती हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए ह्यूमन बीइंग इतिहास से आपने क्या सीखा? सर अतीत को समझकर वर्तमान और भविष्य को सुधारना। दोनों ही लेवल पे? जी सर। थोड़ा और अगर मैं कहूं कि एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्तिगत रूप से आपने इतिहास पढ़कर आप में क्या गुण आया, तो कोई बात बता पाएंगे? सर लोगों के साथ समन्वय बनाने के मतलब मेरा विचार है कि मतलब इतिहास से मुझे सीखने को मिला है कि मैं लोगों के साथ समन्वय बना पाऊंगी। और सर अभी इतना ही आता है मुझे सर। अच्छा, ऐसा क्यों है कि इतिहास भारत में लड़ाने का विषय, मतभेदों का विषय बन गया है? कोई भी चीज आती है देखिए उस पर कंट्रोवर्सी होने लगती है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें प्राइड होना चाहिए, पर वो भी जो है किसी ना किसी तरह कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। क्या रीजन लगता है आपको? मैं कुछ उदाहरण दूं कहीं तो, और सिंपल करूं। आर्य, जहां से हमारी बातें शुरू होती, तो आर्य विदेशी थे, उन्होंने हमारी सभ्यता का पतन किया, यहां से शुरू होता है। फिर आर्य द्रविड़ विवाद हो जाता है, फिर इसी तरह के राणा प्रताप बनाम अकबर, औरंगजेब, ऐसे कई सारे इश्यूज उभरने लगते हैं। ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इतिहास लेखन से संबंधित समस्या हो सकती है। गुड। और जरा एक्सप्लेन कीजिए। यू आर इन राइट डायरेक्शन। सर हमारा जो प्राच्यवादी इतिहास लेखन हुआ था, उसके द्वारा जो काल विभाजन हुआ था, उससे संबंधित ये समस्याएं उभर कर आ सकती हैं सर। या सर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहे सर, जिससे हमें कि मतलब जो। अच्छा, ऐसा जैसे अभी एक मैं बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं अभी। जी सर। आपने देखा होगा कि राखी गढ़ी, आपने सुना इसका साइट का नाम? किस स्टेट में पड़ेगा राखी गढ़ी? सर हरियाणा। हरियाणा में। किसने खोजा था इस साइट को? सॉरी सर। आजकल न्यूज में है क्या? पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूज में है क्या? 5-6 सालों से? सर ये भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है सर, इससे संबंधित सर। और कोई डिस्कवरी नहीं? सॉरी सर। अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ कंकाल मिले, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, कुछ पढ़ा इसके बारे में? मुझे जानकारी नहीं। डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं पढ़ा आपने? जी सर। अच्छा, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि इतिहास में किसी राजा के दरबार में 9 रत्न थे। जी सर। किस किस में थे आपको पता है? सर चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। सर नवरत्न नहीं कहेंगे उन्हें, शायद दिग्गज, अष्टदिग्गज। सॉरी सर। तो 8 ही हुए। जी सर। मैंने 9 की बात की। जी सर। ये कभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, बोल रहे थे रत्न 9 ही क्यों होते थे? कुछ बता पाएंगे आप? हम जब भी रत्न की बात करते हैं, जैसे देखिए अभी भारत सरकार ने पीएसयू तो 9 रत्ना उसी से शुरू किया, ये 9 रत्न क्यों? सर मुझे वैसे पता नहीं है, अगर आप अनुमति दे। प्लीज प्लीज। सर ये शायद नवग्रहों से संबंधित हो सकते हैं, इतना सर मुझे। अच्छा, किसी, चलिए आपने बताया तो चंद्रगुप्त जी या अकबर साहब, किसी के दरबार के जो 9 रत्न थे उनके नाम बताइए। आपके ऊपर है, किसी एक को चुन लीजिए। सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, वाहरमीर, छपनक और सर बेताल भट्ट। सॉरी सर अभी इतने याद आ रहे हैं मुझे। अच्छा, ये दिक्कत आपकी नहीं, हमारी हिस्ट्री पढ़ाई ऐसी गई है। हमें जो कंट्रोवर्सी चीजें हैं, जो हमारे ऊपर, जो हमारी कमियां हैं, उसको ज्यादा उजागर किया गया है, और जो हमारी अच्छाइयां हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है। अमर कोश, अमर सिंह भी हैं उसमें, नेताजी नहीं, अमर सिंह, नवरत्न वाले। इतनी बढ़िया वो बातें हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन हम लोग नहीं जानते। तो आपको लगता है कि जैसे आप प्रशासिका बनेंगे और आपने बताया कि मैंने इतिहास से सीखा है, तो प्रमोट अगर आपको करना हो, इतिहास सबको पढ़ना चाहिए,
तो कैसे आप प्रमोट करेंगे? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि एक इतिहास की जानकार होने के नाते इसकी अच्छाई को जानते हैं, और कहीं इतिहास भी बच्चों को जरूर जानना चाहिए। तो इसको कैसे आप अवेयरनेस फैलाएंगे कि इतिहास पढ़ना चाहिए? क्या करेंगे आप इसके लिए एज ए एसटी? सर मैं तो सभी शिक्षकों को ये बोलूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इतिहास विषय को एक सिर्फ कालक्रम या फिर तिथि के अनुसार ही नहीं पढ़ाया जाए, उसको विश्लेषण करके पढ़ाया जाए। और सर मैं जिले के स्तर पर जो कॉलेज होंगे या स्कूल्स होंगे सर, उनमें मतलब अच्छे अध्यापक जो होंगे उनसे संबंधित मैं हिस्ट्री विषय से सभी शिक्षक होंगे उनसे मैं सर वार्तालाप करूंगी प्रत्यक्ष रूप से कि इतिहास को और हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं सर। और सर शिक्षकों को एक प्रशिक्षण दिया जाए इससे संबंधित। ओके सर। सर की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक कहावत है, इतिहास वह नहीं जो बीत गया, इतिहास वह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित न करता हो। इस कथन के संदर्भ में इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच क्या संबंध है और क्या अंतर है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर इसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन अगर आप अनुमति। हाँ, आप जरूर सोचिए। सर स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी सर अभी नहीं हो पा रहा है। अभी इंडोनेशिया में एक केव पेंटिंग मिली है और ये मानी जा रही है कि अब तक जितनी भी हमारे पास साक्ष्य मिले हैं सबसे ओल्डेस्ट माना जा रहा है उस केव पेंटिंग को। तो उसके मिलने से हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या उस पर नई चीजें मिल सकती हैं? सर वैसे मुझे इस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर केव पेंटिंग सबसे वो प्राचीन है तो हम मनुष्य के बारे में पता कर सकते हैं कि मनुष्य आखिर कितने प्राचीन से इस धरती पर है, और सर उसकी जो कलात्मकता है उसको हम जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। सर गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करती हैं, क्षमा नाम है आपका, तो क्षमा और गौतम बुद्ध में क्या संबंध है? सर गौतम बुद्ध जिस अहिंसा की बात करते हैं सर, तो वो सर कहीं ना कहीं हमारे जो आंतरिक रूप से अगर हमारे अंदर एक क्षमा वाली भावना होगी तो तभी हम शायद मुझे लगता है तभी हम अहिंसक बन पाएंगे। ओके, तो एक और सवाल, चूंकि पॉलिटिकल साइंस भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, एक कहावत है आपने पढ़ी होगी कि गुड गवर्नेंस के लिए लोकतंत्र आवश्यक शर्त है, यानी कि जहां भी गुड गवर्नेंस होगा वहां लोकतंत्र होना जरूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए लोकतंत्र कई बार बाधक का कार्य करता है, उसके विरोधाभासी हो जाता है। इस कथन के संदर्भ में अभी जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उसको किस रूप में देखती हैं? सर वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोकतंत्र बाधक होता है अच्छी प्रशासन के लिए, लेकिन सर अगर सरकार कठोर निर्णय लेना चाहे तो क्या लोकतंत्र में संभव है? गुड गवर्नेंस की दृष्टि से सरकार अगर कोई बड़ा स्टेप्स लेना चाहती है, कठोर निर्णय लेना चाहती है, तो लोकतंत्र में संभव है? सर कुछ मामलों में संभव होता है। तो सरकार ने अगर किसानों के लिए 3 बिल लाए हैं तो ये तो कठोर निर्णय है, लेकिन लोकतंत्र की मूल्यों की वजह से ही सरकार को कहीं न कहीं बातचीत करने के लिए झुकना पड़ रहा है। 8-10 राउंड की बातचीत हो चली है, तो कहीं नहीं लगता कि गुड गवर्नेंस और लोकतंत्र एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं? सर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। ओके, आप एक महिला हैं। जी सर। सपोज दैट आप एसडीएम हैं, ठीक है, और लेट नाइट तक आपने ऑफिस में काम किया और आप अपने स्टाफ्स और सिक्योरिटी पर्सनल को भेज दिया, जाओ भाई तुम लोग आराम करो, हम बाद में चले जाएंगे। और लेट नाइट ऑफिस में काम किया तो आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। आप अकेले कार ड्राइव करके जा रही थी और सडनली देखा चौराहे पर कम्युनल वायलेंस हो रहा है, आपका फोन स्विच ऑफ है, सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, क्या आपका रिएक्शन होगा? सर मैं लोगों को देखूंगी मैं कि कितने लोग हैं वहाँ। कम्युनल वायलेंस हो रहा है, सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, 2 ग्रुप के लोग हैं, लड़ने मारने को तैयार हैं, मान लीजिए 200 लोग। सर मैं लोगों को जाकर समझाऊंगी, उनके जो मुझे लगेगा कि इन जो लोगों में कुछ प्रमुख लोग मुझे दिखेंगे कि शायद वो दंगे को ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बातचीत करूं कि ये गलत तरीका है। और सर मैं उनको थोड़ा सा ये भी बोलने की कोशिश करूंगी कि पुलिस यहाँ आने वाली और आप इस तरह से मत कीजिए, कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये गलत है, कानून व्यवस्था के लिए आप गलत कर रहे हो सर। उसके बाद सर अगर मुझे किसी का फोन उपलब्ध होगा तो मैं फोन करने की हेल्प मांगने की कोशिश करूंगी सर। आप महिला हैं
और उत्तर प्रदेश में हमें ये बताइए कौन कौन से महिलाओं के लिए 3 बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर एक तो भाग्य लक्ष्मी योजना, और सर मिशन शक्ति हम कह सकते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए। और सॉरी सर, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं देखती हैं? सर सुरक्षा से संबंधित बोल सकते हैं। आप तो खुद एक महिला, खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो क्या आपने देखा अपने लाइफ में, क्या आपके सामने चैलेंजेस आए? सर एक तो हमें लगता है कि शिक्षा से संबंधित हमें समस्या दिखती है, जागरूकता की कमी होती है महिलाओं में, और स्वास्थ्य से संबंधित भी हमें समस्या ऐसा दिखाई देती तो अगर आप एसडीएम बन जाती हैं तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? है। जी सर। बताइए। सर मुझे लगता है कि अगर मुझे महिलाओं की स्थिति अच्छी करनी है तो सबसे पहले मैं जागरूकता उनमें लेकर आऊँ, कि वो अपने अधिकारों को जान सके, वो अपने दायित्वों को जान सके। और इसके बाद सर मैं शिक्षा की तरफ उनको सर ज़्यादा जागरूक करना चाहूँगी, कि वो अधिक शिक्षित हो, आसानी से सुगमता से शिक्षा मिल सके। सर परिवहन वगैरह अच्छा करना चाहूँगी। फिर सर उनके स्वास्थ्य के संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि महिलाओं में एनीमिया होता है, तो वो जागरूकता के माध्यम से कि हम एनीमिया घर में भी हम कैसे एनीमिया को दूर कर सकते हैं, सर इस तरह से मैं जागरूकता करने के लिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स में जो 5 जागरूकता करने के लिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स में जो 5 प्रावधान किए गए बता दीजिए। सर मुझे अभी एग्जैक्ट महिलाओं के लिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर एक हम कह सकते हैं कि हमको स्वतंत्रता के तहत स्वतंत्रता, अधिकारों के तहत हमें स्वतंत्रता मिली है। सर आर्टिकल 39 के तहत सर कुछ कर्म का 39 तो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। ओके, नो इशू, प्लीज सर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक की कई सारी जो नीतियां हैं, वर्तमान में उन नीतियों को सरकार भी प्रश्रय दे रही है और उसको लागू कर रही है। आप बता सकती हैं कि कौन कौन सी नीतियां थी और कैसे सरकार उसको लागू कर रही है, और कहाँ उस समय तो वो सारी नीतियां फेल हो गई, लेकिन आज हम उसको एक टॉर्च बेरर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो हमारी क्या है, सभी चाहे वो हमारा फॉरेन पॉलिसी हो या फिर हमारा डिफेंस सिस्टम हो, जिसको एडवांस डिफेंस पॉलिसीज कहा जाता है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो वो कौन कौन सी नीतियां थी जो आज हम उसको यूज कर रहे हैं? मुझे भी आइडिया नहीं। कोशिश कीजिए, सुधार याद है आपको तुगलक के, जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप लोग प्यार से एमबीटी कहते हैं, तो जरा कोशिश कीजिए क्या क्या सुधार थे और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। सर दोआब में वृद्धि किया था उसके तहत सर, सॉरी सर मुझे भी याद नहीं आ रहा। आपने आपकी शिक्षा गौतम बुद्ध नगर और दादरी वाले इलाके से हुई, तो पिछले 1 दशक में आपने इस इलाके में क्या क्या बदलाव देखा, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे? सर सामाजिक स्तर पर तो लोगों में जागरूकता में वृद्धि हो रही है, और सर लोगों में सर एक शिक्षा की तरफ लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों की तरफ जागरूक हो रहे हैं सर। और आर्थिक स्तर पर सर जो एक कृषि अर्थव्यवस्था है, उससे सर हम कहीं ना कहीं शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या ये अच्छा है, बुरा है, क्या हो सकता है इसको? ये देखिए, डेवलपमेंट एक द्वंद रहेगा। कृषि पे आप रहिएगा तो आय कम होगी, जब आप सर्विस सेक्टर या उद्योग की हो जाएगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो कैसे उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए ताकि पर्यावरण भी बचे और उन्नति तो सबको चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है आपके? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रही। देखिए, जब आप डेवलपमेंट कीजिएगा तो कुछ लैंड जो कृषि की जमीन है वो जाएगी उद्योग में, उद्योग आएगा तो प्रदूषण भी होगा, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। सब आदमी कृषि में खेती कुदाल उठा के तो कर नहीं सकता है, तो दोनों के बीच में कैसे रास्ता निकाला जाए, क्या हो सकता है? सर एक तो ये हो सकता है कि हम कृषि को और उन्नत तरीके से करें, ठीक है। और दूसरा सर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हम कुछ कदम उठाएं, जैसे कि पेड़ लगाना। ठीक है। और सर अभी मुझे इतना ही याद। अच्छा, इतिहास में मान ली किसी काल को आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि ये अवशेष कब के हैं? जैसे कोई अवशेष मिला, मान ली हड्डी मिला या कुछ मिला, तो उसका कब का है, किस काल का है, तो कैसे आप जानकारी लेते हैं, किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? सर रेडियो कार्बन C14। ठीक है, C14, ओके। अच्छा, मोन्यूमेंट के संरक्षण के लिए, जैसे कि कई पुराने मोन्यूमेंट को हम लोग फिर से संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल होती है? सर एक तो मड कैप करके कुछ होता है सर, मुझे इतना ही पता है। ओके,
अभी आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? जी सर। सबसे 3 बड़ी खबरें जो आपको लगी हो वो क्या है? सर एक तो जो भारतीय टीकाकरण अभियान है वो एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान और सफल अभियान की ओर है। और सर दूसरा मुझे जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस द्वारा शपथ लिया जा रहा है, और सर एक भारतीय टीम द्वारा टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर विजय। वेरी गुड। ये 20 जनवरी को ही शपथ लेने की परंपरा कब से शुरू हुई और कोई संशोधन हुआ था, कुछ पता है आपको? सॉरी सर। मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही, इससे पहले मार्च में लेता था। ये सब पता है आपको? थोड़ा हिस्ट्री के स्टूडेंट है, थोड़ा तहकीकात करनी चाहिए, है ना। विश्लेषण और जिज्ञासा देता है इतिहास। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड, ये अभी कौन कौन सी वैक्सीन स्वीकार की गई है लोगों को लगाने के लिए पूरे वर्ल्ड में? सर हमारे भारत में तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सर मुझे बस ये याद आ रहा है। और किसी की, बाहर वालों की? सर रूस का स्पुतनिक 5। और याद आ जाएगा, और बताइए। सर अमेरिका का फाइजर। एक और है, देखिए आप सब बता रहे हैं, आपको याद है? सॉरी सर। अभी एक रिपोर्ट आई कि फाइजर वैक्सीन एक देश में, वहां 25 से ज्यादा लोग, शायद 27 का आंकड़ा था, वो डेथ कर गए। किस देश में हुआ है? सर मैं गेस करना चाहूंगी, न्यूजीलैंड। नॉर्वे में हुआ है। सॉरी सर। और नॉर्वे में हुआ तो ऐसी जब बातें होंगी, ये देश तो ऐसे भी डरता है हर चीज से, नए प्रयोगों से। हमारे देश में भी लोग इससे भाग रहे हैं। आपको आज अगर न्यूज पढ़ा होगा तो पता चलेगा, एक जो हमारी कंटेनर आता है, कंटेनर, उसमें 10 लोगों को लगता है, लेकिन और एक बार खोल दिया तो वो तुरंत हमें यूज करना है 10 लोगों के लिए, लेकिन 10 लोग आ ही नहीं रहे हैं, 2 लोगों को लग रहा है। उतना हमारा जो खराब हो रहा है वैक्सीन, और लोगों के अंदर, जबकि वो बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अफवाहों के कारण लोग नहीं आ रहे। ये ऐसा क्यों है और क्या किया जाए कि सब लोग, ये तो पूरे स्वास्थ्य की बात है, देश की बात है, पर फिर भी लोग डरते हैं, अफवाहों के तहत जो है फिर इससे बच रहे हैं। तो इसे कैसे और अच्छा प्रमोट किया जाए? सर मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता थोड़ी बढ़ाई जाए, और सर उनको बताया जाए कि जो भारतीय वैक्सीन जो है ये एक विश्वसनीय संस्थाओं द्वारा बनाई गई है। तो सर एक ये है कि जागरूकता बढ़ाई जाए। सर दूसरा हम कर सकते हैं कि जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको सर हम टीवी चैनल, न्यूज़पेपर के तहत लोगों को बताया जाए कि ये लोग भी लगवा रहे हैं वैक्सीन और ये सुरक्षित है, पूर्णतः। तो सर संभवतः लोगों को इसके प्रति विश्वास में शायद वृद्धि होगी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।